नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। दिल्ली और पंजाब सरकार के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत के इतिहास में नया है कि नॉलेज साझा करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अब से दोनों राज्यों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली सहित सभी क्षेत्रों में आधिकारिक तौर पर अनुभव साझा कर सकेंगे। वहीं इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है और यह भारत के इतिहास में नया है कि नॉलेज साझा करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि अब तक हमने अच्छा काम नहीं किया है और कई राज्य सरकारों ने भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज तक कमी रह गई कि हमने एक दूसरे से सीखने का काम नहीं किया है। हम राज्यों और पार्टियों में बटे रहें। विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल कि पंजाब सरकार दिल्ली से चल रही है, इस पर आप राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंदौर सफाई में आगे है। बीजेपी अपने लोगों को वहां भेजकर क्यों नहीं सिखाती है? कल को अगर हम एमसीडी का चुनाव जीते तो मैं और हमारे अधिकारी इंदौर घूम कर आएंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए फिनलैंड, कैम्ब्रिज कई शहरों से सीखने के लिए गए, तो क्या दिल्ली सरकार वहां से चल रही है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर पहुंचे और वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरीके से उन्होंने वहां के स्कूलों का भ्रमण किया, वहां के शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा को लेकर के तमाम सारी चीज़ों को जानने और परखने की कोशिश की, और इसके साथ ही साथ ये जो अनुबंध हुआ है कि दिल्ली मॉडल को अब कहीं ना कहीं पंजाब में भी लाया जाएगा और उसी तर्ज पर चाहे शिक्षा का जिक्र करें, चाहे स्वास्थ्य का जिक्र करें, वो सब उसके जो वहाँ के नियम हैं उनको लागू किया जाएगा। और पंजाब को भी एक बार जिस तरीके से भगवंत मान सिंह ने कहा है कि पुराने पंजाब के तौर पर लाना है, तो क्या कुछ और इस पर जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री की, और जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 दिन के दौरे पर थे और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली की जो शिक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए लगातार कहीं ना कहीं मॉनिटराइज किया जा रहा था। लगातार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं ना कहीं जानकारी जुटाई जा रही थी, और यही चीज जो है वो पंजाब में भी लागू की जाएगी। यानी कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से शिक्षा बेहतर हुई है, यही शिक्षा जो है वो पंजाब के अंदर भी बेहतर की जाएगी। स्वास्थ्य की बात करें, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक हर जगह पे खोले गए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो अस्पतालों के अंदर भीड़ होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है। हर छोटी मोटी बीमारी के लिए लोग बाग पहले अस्पतालों में जाया करते थे, अब वो मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा ही कहीं ना कहीं दवाई लेकर अपना इलाज कराते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों के ऊपर जो दबाव पड़ता था वो दबाव भी कम हुआ, और कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं जनता को भी फायदा होता नजर आया। इसी को लेकर जिस तरीके से कल भगवंत मान की बात करें या फिर कहें अरविंद केजरीवाल की बात करें, दोनों ही सीएमओ ने लगातार कहीं ना कहीं कोशिश यही की कि पंजाब के अंदर की बात करें, जिस तरीके से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और वहां के जनता के लिए जो वादे किए गए थे उनको अब धरातल पर पूरा करना होगा। और इसी को लेकर नॉलेज एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है, और उससे पंजाब के अंदर जितनी भी सुविधाएं हो पाएंगी, चाहे शिक्षा को लेकर या फिर कहें स्वास्थ्य को लेकर, वो लगातार की जाएंगी। और अगर पंजाब की सरकार कुछ पहले से ही कुछ बड़े कदम उठाती है और जो दिल्ली के अंदर नहीं है उनको दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा, तो यानी कि लगातार कहीं ना कहीं सुविधाओं को लेकर जनता को सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से नॉलेज एग्रीमेंट साइन किया गया है उससे तो यही लगता है कि पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं विकास होता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, लेकिन पिछले दिनों देखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली के दौरे पर रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के स्कूलों के दौरे पर रहे और वहां पर वो देखते हुए नजर आए और वहां के कुछ वीडियो भी शेयर करते हुए नजर आए कि वहां के कैसे खस्ता हालात हैं। तो ऐसे में अगर ये कहा गया कि कुछ स्कूलों के ही जो पुनरुद्धार कर दिया गया है, उनका जीर्णोद्धार कर दिया गया है और उसके बाद बताया जा रहा है कि हम नए स्कूलों का डेवलपमेंट कर दिए हैं, तो ऐसे में वास्तव में दिल्ली के स्कूलों की सच्चाई क्या है? क्योंकि पंजाब की अब जो सरकार है वो दिल्ली मॉडल को प्रस्तुत करना चाह रही है पंजाब में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से
दिल्ली के स्कूलों को बेहतर करने की, और जिस तरीके से भाजपा भी कहीं ना कहीं इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप करती नजर आ रही थी। बार बार कहा जा रहा था कि दिल्ली के अंदर शिक्षा बेहतर नहीं हुई है, मगर कुछ स्कूलों के अंदर जरूर शिक्षा बेहतर हुई है, और कहीं ना कहीं सुविधाएं भी जनता छात्रों तक मिल पाई है। और यहाँ हम्म। तक कि पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर जो पहले प्राइवेट स्कूलों के अंदर भागते थे, या फिर कहें परिजन जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर ही कराना पसंद करते थे एडमिशन, मगर वही चीज अब सरकारी स्कूलों के अंदर भी देखने को मिल रही है। और लगातार शिक्षा के क्षेत्र के अंदर दिल्ली ने वाकई में ही कुछ ना कुछ विकास जरूर किया, मगर इतने बड़े लेवल पे नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए थे। या फिर कहें विज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने जो विकास के बड़े बड़े दावे किए हैं, वो कहीं ना कहीं जो काफी हद तक जो है आउटर दिल्ली की बात करें तो वहां तक नहीं, ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। और इसी को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, बड़े बड़े वादे जरूर किए गए हैं, और कल भी जिस तरीके से भगवंत मान के साथ बड़े बड़े शिक्षा को लेकर, विकास के लेकर लगा, और स्वास्थ्य को लेकर बड़े वादे किए जा रहे थे। और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली को एक रोल मॉडल के तौर पर रखा जा रहा था, और पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं अब विकास किया जाएगा। और इसी को लेकर, शिक्षा को लेकर पंजाब के अंदर भी स्कूलों को बेहतर किया जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के अंदर भी शायद खोली जाएंगी। मगर जिस तरीके से और राज्यों के अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े विकास करने के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो तैयार है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के रोल मॉडल की, तो दिल्ली को रोल मॉडल जरूर कहा जा रहा है, मगर अभी तक भाजपा के हिसाब से देखे जाए तो दिल्ली अभी तो रोल मॉडल के तौर पर नहीं आ पाई है जी। बिल्कुल राजीव, अगर बीजेपी के तौर पर देखा जाए, बीजेपी के चश्मे से देखा जाए तो अभी रोल मॉडल के तौर पर दिल्ली नहीं नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के चश्मे से अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं रोल मॉडल नजर आ रही है, आपने कहा जिस तरीके से। लेकिन आम जनता क्या समझती है? आम जनता के चश्मे से अगर देखा जाए तो वो क्या दिखता है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम जनता की, तो बेशक राजनीतिक पहलू से अलग हटके हम देखें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू जरूर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि जी हमने विकास किया है, भाजपा कहती है इन्होंने विकास नहीं किया है। मगर यहाँ जनता की बात करें तो जनता की भी कहीं ना कहीं अभी भी विकास से काफी दूर है। यानी कि बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो स्कूलों की बात करें, मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, तो मोहल्ला क्लिनिक जरूर खोली गई है इस दिल्ली के अंदर, मगर उनके अंदर भी प्रॉपर दवाइयों का ये कह सकते हैं स्टॉक नहीं होता है। कई बार डॉक्टर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मरीजों को अस्पतालों की तरफ जाना पड़ता है। शिक्षा के लेकर बात करें तो आउटर दिल्ली की बात करें, या कह सकते हैं बवाना की बात करें, रोहिणी की बात करें, या फिर और इलाकों की बात करें, नांगलोई की बात करें, तो इन इलाकों के अंदर भी अभी शिक्षा इतनी बेहतर नहीं हो पाई है जितने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जनता यही चाहती है, दिल्ली की सरकार जिस तरीके से दो चार स्कूलों के अंदर ही रोल मॉडल के तौर पर दिखाती है, और कल भी कहीं ना कहीं जिन स्कूलों के अंदर गए हैं वो उन्हीं स्कूलों के अंदर पहले भी मनुष्य शहीद जा चुके हैं। मगर सिर्फ उन्हीं स्कूलों से हटकर और स्कूल भी हैं जो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, दिल्ली सरकार के अंडर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बेहतर किया जाए। और यही जनता जो बिल्कुल यही चाहती है कि विकास बिल्कुल किया जाए, मगर जमीनी हकीकत में किया जाए, ना कि सिर्फ कागजों के अंदर किया जाए जी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राजीव, हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से संवाददाता। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में हम रुक करेंगे चंडीगढ़ का। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्य गेट पर पिछले कई दिनों से 12वीं कक्षा की किताब हिस्ट्री ऑफ पंजाब में सिख इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के खिलाफ बलदेव सिंह सिरसा की अगुवाई में धरना चल रहा है। और इसी धरने में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्य गेट के बलदेव सिंह सिरसा आज सुबह ताला लगाकर बंद कर देंगे। बता दें कि आज सुबह 10 बजे शिक्षा बोर्ड का दफ्तर बंद करेंगे। और इस कदम के बारे में खुद बलदेव सिरसा ने जानकारी दी कि एक लंबे समय से इंसाफ के लिए वह संघर्ष कर रहे थे, पर अब उनका सब्र अब समाप्त हो गया है और इसलिए मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से ये पूरा मामला गर्माता नजर आ रहा है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की बात कही जा रही है एक पुस्तक में, और लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, दरअसल और पूरा मामला क्या है, विस्तार से दर्शकों को बताइए। बोर्ड की तरफ से जो 12वीं की किताब थी हिस्ट्री ऑफ पंजाब, उसमें सिख इतिहास को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, या फिर हम कहें कि तोड़ मोड़ के रिप्रेजेंट किया गया इस रिप्रेजेंटेशन को लेकर, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन बताई गई वो काफी ज्यादा गलत बताई जा रही है बलदेव सिंह की तरफ से, कि उस चीज को कि वो काफी ज्यादा गलत है और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इससे सिख इतिहास जिस तरीके से दर्शाना चाहिए था वैसे नहीं दर्शाया जा रहा, बल्कि उसका पूरा मीनिंग ही चेंज किया जा रहा है, जिसको लेके बकायदा हम कह सकते हैं पंजाब एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर के आगे लगभग 3 महीने से धरने पर बैठ गए हैं। अगर हम कहें बलदेव सिरसा, उनका एक ही डिमांड है कि जो भी राइटर है जिन्होंने बुक लिखी है, जो इनका फिर अगर हम कहें एडिटर है जिन्होंने बुक को एडिट किया, और जो पब्लिशर है, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठे। साथ साथ वो पंजाब एजुकेशन बोर्ड पर भी कार्रवाई की मांग करें कि जिन्होंने बुक को अगर उनके पब्लिशर ने दिया। तो ये बड़ी लंबे समय से डिमांड चल रही है। बुक ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि बैन कर दी गई है, किसी तौर हम कह सकते हैं बुक बैन कर दी गई है और अब सर्कुलेशन में नहीं है, पर सवाल ये है कि इस बुक को पब्लिश ही क्यों होने दिया गया, बुक में जो हिस्ट्री है इसको प्रकाशित ही क्यों होने दिया गया, कि जो राइटर है आखिर उन्होंने किन तथ्यों पे आगे किन किन पहलुओं को देख के ये बुक लिखी है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है बुक में पूरी तरह से गलत है। और इसको लेकर ही बलदेव सिरसा बड़ा सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगर हम कहें कि आज पंजाब एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर का ताला भी, अगर हम कहेंगे ताला भी लगा देंगे गेट पे, ताकि एक सवाल जो लेके बैठे हैं कि 2000 पे कार्रवाई कब होगी वो हो जाए जल्दी। जी अमित, क्या लगता है कि प्रशासनिक अमला उन्हें ताला लगाने देगा? क्योंकि एजुकेशन बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज उनके दफ्तर पर सिरसा साहब ताला लगाएंगे, ऐसे में मुझे लगता है, और धरना पिछले लंबे समय से चल रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि प्रशासन भी अलर्ट होगा कहीं ना कहीं। तो क्या उन्हें ये कदम उठाने दिया जा सकता है? जी, देखिए ये एक बड़ा सवाल होगा। देखिए ताले लगाने की बात हम कहें कि बिल्कुल अचानक नहीं है। 25 तारीख को अगर हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि उनकी तरफ से अनाउंस कर दिया गया था कि वो आज पंजाब एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर पे ताला लगाएंगे। पंजाब एजुकेशन बोर्ड काफी इंपॉर्टेंट जगह है पंजाब की, अगर क्योंकि सारे पंजाब के एजुकेशन से स्कूलों की प्रणाली यहाँ से चलती है, कई मेजर ऑर्डर साइन हो रहे हैं, तो बहुत हद तक चांसेस है कि ताला नहीं लगाने दिया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा। पर सवाल ये है कि पिछले 3 महीने से लगभग अगर हम कहें कि 90 दिन होने वाले हैं, 3 महीने से वहां पे धरने बैठे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बलदेव सिंह का ताला लगा पाते हैं, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी उनको रोकने में कामयाब होते हैं, और जो उनका मेन मुद्दा है, जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए काफी लंबे समय से बातें चल रही है, कोशिश की जा रही है कि बलदेव सिंह साहब को मना लिया जाए कि वो वहां से हट जाए, पर लगातार वो अपने धरने में डटे हुए और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जिस किसी ने भी सिख इतिहास से छेड़छाड़ की है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अमित, आप बता रहे हैं कि 3 महीने से धरना दे रहे हैं सिरसा साहब, क्या इन 3 महीनों में अधिकारियों का कोई डेलीगेशन मुलाकात नहीं किया? शिक्षा विभाग की तरफ से किसी ने मुलाकात करने की, पहल करने की कोई कोशिश नहीं की है उन्हें मनाने की? अरे बलदेव सिरसा एक लंबे समय से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए ये नहीं कह सकते कि 3 महीने, अगर हम कहें कि लगभग साल हो चुका है जब से बुक पब्लिश हुई थी, तब से बलदेव सिरसा लगातार बातचीत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि पहले बुक को बैन कराया, बुक में जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको गलत बताया कि बुक गलत है, गलत रिप्रेजेंट कर रही है। इसको लेके लगातार मीटिंग्स की है, अधिकारियों से भी बातचीत की और कोशिश की है कि तभी से कार्रवाई हो, पर जब बातों से या फिर उनके जो क्रॉस कम्युनिकेशन से बातचीत नहीं बनी, उसके बाद अगर सीधे तौर पे कहें कि तब बलदेव सिरसा ने धरना लगाकर अपने लिए, या फिर हम कहें कि बच्चों के लिए सिख इतिहास को जो गलत रिप्रेजेंट किया उसके विरुद्ध सीधे तौर पे इंसाफ पाने के लिए ये धरना।
एजुकेशन डिपार्टमेंट का रुख क्या है उसकी, ये साफ तौर पर ये कहें अमित की एजुकेशन डिपार्टमेंट की मंशा क्या नजर आ रही है कार्रवाई को लेकर के? जिस तरीके से सिरसा साहब लगातार अडिग हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई रुख तो अख्तियार कर रहा होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई तो मंशा होगी वो जो समझ में आ रही होगी। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब ये दिया गया है कि आज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं है। उनकी तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है कि जो भी पॉइंट्स कहे गए हैं, जो भी चीजें बुक में मेंशन की गई हैं, हम्म। वो सही है, पर कंटेक्स्ट का मीनिंग चेंज हो गया है। तो एक तरह से वो, अगर हम कहें कि राइटर्स की सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहें कि बुक ऐसे जो बोल रहे हैं कि गलत पब्लिकेशन नहीं है, जो फैक्ट्स है वो सही है, ये उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। बस उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बलदेव सिरसा इसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, इसको ज्यादा, अगर हम कहें कि तवज्जो दी जा रही है उनकी तरफ से, पर इतनी बड़ी कार्रवाई की बात नहीं बनती जितनी वो कह रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से संवाददाता। तो जिस तरीके से लगातार अब इस पुस्तक में जो जिक्र किया गया है कि जो इतिहास को है वो गलत दर्शाया गया है, गलत बताया गया है, और ऐसे में जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि बलदेव सिंह सिरसा जिस तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब को लेकर के जिस तरीके से जो इतिहास बताया गया वो गलत बताया गया है, तो जो पब्लिशर है उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के रीवा में निर्दयता की सारी सीमा महिला थाना प्रभारी लांघ गई। महिला होते हुए भी एक महिला के साथ इस कदर बर्बरता दिखाई कि थाना परिसर 2 माह से पेट में पल रहे भ्रूण के खून से लाल हो गया। उसके बावजूद भी उस पर रहम नाम की चीज नहीं दिखी। बता दें कि रीवा के महिला थाना में महिला कर्मचारियों के साथ फरियाद लेकर आई महिला को लात घूंसों से महिला थाना प्रभारी मारती रही, और जिस पर महिला फरियादी चीख चीख कर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए दुहाई दे रही थी। वहीं महिला पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर महिला थाना प्रभारी केंद्रीय जेल लेकर पहुंची, और जहां पर महिला की हालत देख जेल प्रशासन ने उसे लेने से मना कर दिया, और आखिरकार गंभीर हालत में महिला को संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए महिला पुलिसकर्मियों को भर्ती कराना पड़ा, और नाजुक हालत में लाई गई महिला को भर्ती कर महिला थाना की पुलिस लावारिस हालत में छोड़कर चली भी गई। आश्चर्य की बात तो यह रही कि महिला थाना प्रभारी ने अपने कृत्य को छुपाने के लिए जिस युवती को लेकर फरियादी महिला न्याय दिलाने आई थी, उसी युवती को वन स्टॉप सेंटर में रख दिया। बताया जा रहा है कि घटना शनिवार शाम की है, जब अन्नदाता कारीगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गावती निवासी बरसेड़ा थाना सरई जिला सिंगरौली एक दुष्कर्म का शिकार हुई युवती की मदद के लिए महिला थाना पहुंची थी, और उनको यह नहीं मालूम था कि खाकी के भेष में देशभक्ति जनसेवा वाली पुलिस नहीं है, बल्कि खून की प्यासी खाकी है। ये महिला थाना में एक 22 साल की युवती आई थी अपनी शिकायत करने के लिए, जो सरई सीधी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। और उधर महिला थाने में जब वो आई, उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, तो महिला थाना प्रभारी के द्वारा उससे पूछताछ की जानकारी ली गई क्या मामला। तो उसने बताया कि मैम मैं पहले भी आई थी आपके यहाँ, और आपने उस समय कार्रवाई की जब बात की थी तो मेरा जो संबंध जिस लड़के से है राजेश जायसवाल से, वो आ गया था और उसको समझौता करके ले गया था उस समय वो, कि मैं इसको रखूँगा अपने साथ। उसके बाद उसको फिर परेशानी हुई कुछ ससुराल में वहाँ सरई में, तो उस पर से उसने वहाँ से फिर मैं उनको फ़ोन किया, तो मैंने उन्हें बताया भी था कि आप वहीं सरई में जो थाना लगता है वहाँ आप शिकायत कर दो, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन वो बच्ची इन पर भरोसा करती थी, इसलिए वो यहाँ पर आ गई कार्रवाई के लिए। उसकी हालत ख़राब थी, तो वो बच्ची ने कल अभी बयान दिया हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर को, जाँच कर रहे हैं वो। तो उसमें बताया उस बच्ची ने कि उन्होंने आया तो उन्होंने खाना भी खिलाया और उनकी मदद भी की, और कुछ आर्थिक मदद भी की। बच्ची परेशान ज़्यादा हो रही थी, तो उसके बाद उन्होंने मामले को पंजीबद्ध करके और संबंधित ज़िले को भेजने के लिए व्यवस्था भी कर दी थी। उसी समय एक और महिला जिनका नाम है दुर्गावती है, वही पहुंची। उन्होंने बताया कि मेरी लड़की है और मैं आप इनकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं। इस संबंध में महिला थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि मामला दूसरे ज़िले का है और हमने जीरो पर मामला पंजीबद्ध करके उसको भिजवा दिया है,
तो वो जिद करने लगे कि नहीं आप ही मामले को यहाँ आप पे करें और यहीं पे कार्रवाई करें। तो बताया नियम कायदे के अनुसार ऐसा नहीं है। तो वहाँ कुछ कहा सुनी हुई, विवाद हुआ, उस पर से उनका जो वो था वार्ताव था वो उचित न होने के कारण महिला थाना प्रभारी के द्वारा उनको एक जगह बिठा दिया गया पकड़ के, और उसके बाद 151 करके उनको वो भिजवा दिया था, जेल भिजवा दिया। बीच में उनका मेडिकल भी कराया था तहसीलदार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय तिवारी रीवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की रीवा से ये घटना आई है, और क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, रीवा के महिला थाना से यह निर्दयता की घटना सामने आई है, जिसमें एक दुर्गावती जायसवाल नाम की महिला के साथ महिला थाना प्रभारी के द्वारा मारपीट किया गया। वहीं दुर्गावती जायसवाल के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि महिला थाना प्रभारी के द्वारा जब उनके साथ मारपीट की जा रही थी तब उनका गर्भपात हो गया। हालांकि महिला थाना प्रभारी के द्वारा पहले तो दुर्गावती जायसवाल नाम की महिला के साथ मारपीट की गई, इसके बाद 151 की कार्यवाही करके उन्हें जेल भेज दिया गया। और जेल से जब वह निकली तो जिस तरह से महिला के द्वारा बताया गया कि उनके साथ इस हद तक मारपीट की गई कि उन्हें जब संजय गांधी अस्पताल में छोड़ा गया तो वहां पर वह पूरी तरह से अचेत पड़ी हुई थी, और महिला पुलिस के द्वारा उन्हें संजय गांधी अस्पताल में छोड़कर भाग गई पूरी महिला पुलिस। वहां पर कोई नहीं थी। पूरा मामला जिस तरह से महिला के द्वारा बताया गया कि वह एक युवती को लेकर गई हुई थी, जिसमें बलात्कार का, दुष्कर्म का मामला था, और दुष्कर्म के मामले में वह युवती को न्याय दिलवाने के लिए गई हुई थी, क्योंकि दुर्गावती जायसवाल अन्नदाता कारीगर पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिस कारण से वह युवती को न्याय दिलवाने के लिए महिला थाने गई थी। लेकिन महिला पुलिस के द्वारा वहां पर दुर्गावती जायसवाल के द्वारा अभद्रता की गई और मारपीट की गई। इसके बाद 151 की कार्यवाही करके जेल भेज दिया गया, और जेल के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर बेहोशी की हालत में ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाकर भाग आती है महिला पुलिस। जी बिल्कुल। तो क्या अब तक कोई संज्ञान लिया गया है इस पर, जिस तरीके से महिला ने आरोप लगाए हैं, पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि उसके साथ मारपीट की गई है और दुर्व्यवहार किया गया काफी, तो किसी भी तरीके की कोई अब तक कार्रवाई की गई क्या उस पर? अभी तक किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं इस संबंध में जब रीवा एसपी और रीवा एएसपी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मामला संज्ञान में आ चुका है, क्योंकि शिकायत पत्र पूर्व में अन्नदाता कारीगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय गिलानी के द्वारा दिया गया था, जिस पर जांच शुरू कर दी गई है और जांच सीएसपी को सौंप दी गई है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। अभी तक पूरी जांच की जा रही है। वहीं आज रीवा अपर कलेक्टर के द्वारा एक पत्र भी लिखा गया है, जिसमें महिला थाना प्रभारी एवं संबंधित पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्यवाही की बात की गई है, और साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाए। अगर किसी भी प्रकार से ऐसा कुछ महिला के साथ किया गया है तो उस पर कार्यवाही की जाए। जबकि रीवा एएसपी के द्वारा यह बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द महिला थाने का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा, और अगर महिला के साथ कोई अभद्रता की गई है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि जिस महिला थाने में सीसीटीवी कैमरे की बात रीवा एसपी और रीवा एएसपी कर रहे हैं, और उस महिला थाने में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट का यह काम है सीसीटीवी फुटेज चेक करना। आज समथिंग 48 घंटे से ऊपर बीत गए हैं और अभी तक सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं हो पाया है, और बार बार आश्वासन के नाम पर यही दे दिया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाएगा और जो आएगा सामने उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। विजय तिवारी हमारे साथ जुड़े थे, रीवा से संवाददाता है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
और राजधानी लाइव में अब रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपने प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए लोकसभा की सदस्य प्रतिभा वीरभद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा मंडी से लोकसभा सदस्य हैं, वह कुलदीप राठौर का स्थान लेंगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और G23 के सदस्य आनंद शर्मा को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही मुकेश अग्निहोत्री विधायक दल के जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। सुखविंदर सिंह सुख को चुनाव अभियान समिति के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर्ष महाजन, राजेंद्र राणा, पवन काजल और विनय कुमार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। हर्षवर्धन चौहान विधायक दल का उपनेता होंगे और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्क्रीनिंग कमेटी, घोषणा पत्र समिति, समन्वय समिति, चुनाव प्रबंधन समिति, अनुशासन समिति, प्रचार एवं प्रकाशन समिति, मीडिया एवं सोशल मीडिया समिति का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए कुछ अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस साल की आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो प्रमुख टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना ठाकुर, जिस तरीके से ये कांग्रेस की सक्रियता अब लगातार बढ़ती नजर आ रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल की जो कांग्रेस है उसको पता है कि अगर अभी वो तैयार नहीं हुई तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो मिशन रिपीट है उसको कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। इसीलिए जो ये संगठन में जो एक बड़ा बदलाव लगातार कार्यकर्ता मांग रहे थे, क्योंकि कुलदीप सिंह राठौर जो अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल कुछ समय पहले पूरा हो गया है और उसके बाद लगातार एक संगठन में एक बड़े बदलाव की मांग चल रही थी। इस पद के लिए जो खींचतान चल रही थी, नेता प्रतिपक्ष का पद हुआ, नेता प्रदेश अध्यक्ष पद हुआ, इस पद पर कांग्रेस के लोगों में आपसी में काफी खींचतान चल रही थी। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जो प्रतिभा वीरभद्र सिंह है, इनको जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वो सबको एकजुट करने के लिए बनाया गया। हालांकि ये बड़ी एक चुनौती उनके सामने होगी कि सीएम पद का हर एक कोई उम्मीदवार अपने को घोषित करने में जुटा है। तो ऐसे में प्रतिभा वीरभद्र सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती, इन सबको एकजुट करके जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उनमें कांग्रेस को एक सफलता दिलाना एक बड़ी चुनौती अभी उनके सामने है। टीना, बिल्कुल 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति हुई है। ऐसे में जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में एक तीसरा ऑप्शन उभर करके सामने आ रहा है जो कि आम आदमी पार्टी है, तो क्या वास्तव में कांग्रेस को ये एहसास होने लगा है क्या कि वास्तव में अगर आम आदमी पार्टी सक्रिय रही, आम आदमी पार्टी अपने मुकाम को नहीं हासिल कर पाई, तो कहीं ना कहीं इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट में कामयाब हो सकती है। कल का जो इन्होंने घोषणा है अपनी कमेटी को लेकर की, विभिन्न कमेटियां इन्होंने बनाई है और आप देखेंगे कि हर कमेटी में हर जिले को और हर विधानसभा को इन्होंने प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। अगर हम बात करें धर्मशाला से सुधीर शर्मा, जिनको जो चुनाव प्रबंधन का जो कमेटी है, जो पब्लिसिटी कमेटी है, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर इसी तरह पवन काजल की बात करें, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम ये देखें कि ये वही नाम है जिनका कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी में जाने का जिक्र चल रहा था। सुधीर शर्मा एक बड़ा नाम है कांग्रेस धर्मशाला से और माना जा रहा था कि अगर ये आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी को इसका फायदा पहुंचेगा। तो इसका सीधा सीधा जो आप ये जो पिछले साल जो कमेटियां कांग्रेस ने बनाई है, इसका अगर आप सीधे तौर पर इम्पैक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी रुष्ट नेता थे, जो भी अभी कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, उनको भी यहाँ पे जगह देने की कोशिश की गई है और कांग्रेस ने एक संतुलन साधने की कोशिश की है कि उनके जो नाराज नेता है फिलहाल वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख ना करें और आम आदमी पार्टी जिस तरह से जो कांग्रेस के जो वोट बैंक पर जो केंद्र लगाने की कोशिश कर रही है उसको किसी न किसी तरह रोका जाए। यहाँ पे टीना, जिस तरीके से लगातार बिल्कुल आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के सक्रिय होने के बाद कांग्रेस भी अब सक्रिय नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो और रुक करेंगे अब अगली खबर का, उत्तराखंड का। केदारनाथ दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केदारनाथ में व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। साथियों ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के भी बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारनाथ में लगातार निर्माण कार्य हो रहे हैं, हालांकि बर्फबारी के दौरान काम बंद हो जाते हैं और अब एक बार फिर से काम की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। सीएम धामी ने कहा है कि केदारनाथ में कई सारे काम
पूरे हो चुके हैं और हाईकमान कई काम अभी भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि नए निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस समय से निर्माण कार्य के लिए जरूरी सामान को समय से पहुंचाया जाए और निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा है कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और यात्रा की जरूरत के लिए बनाए जाने वाले स्थायी निर्माण कार्यों को लेकर तेजी लाने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारियों को। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ आगमन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कपाट खोलने के बाद किसी भी समय किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का केदारनाथ से गहरा लगाव है और निश्चित है कि वह केदारनाथ आएंगे। हालांकि उन्होंने अभी उनके आने की तिथि को लेकर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने संकेत जरूर दिए हैं कि कपाट खोलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर के लोगों को जानकारी दी कि किस तरीके से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और जो भी तैयारी अभी बाकी हैं उनको पूरी की जा रही हैं। और इसके साथ ही साथ केदारनाथ धाम दौरे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। काम काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर प्रारंभ हुआ है और चूँकि बीच में नवंबर के बाद काम बंद हो जाता है और अब अप्रैल माह में फिर से शुरू हुआ है और ये नवंबर तक फिर से चलेगा। तो इस दौरान चूँकि वहाँ पर जो सामान है, मटेरियल है, निर्माण सामग्री है, वो हमने कहा है कि भाई तत्काल यात्रा शुरू होने से पहले वो निर्माण सामग्री वहाँ पर पहुँचा दी जाए, जिससे कि बाद में कोई निर्माण सामग्री की जो है कमी महसूस ना हो। इसके साथ साथ जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि नीचे ध्यान केंद्र बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं। साथ ही साथ आस्था पथ का निर्माण भी काफ़ी हो चुका है। सरस्वती घाट और मंदाकिनी दोनों तरफ से दीवारें बन चुकी हैं और अन्य कुछ जो काम होने हैं वहाँ पर सभी काम तेज़ी से चल रहे हैं। वहाँ पर वाटर एटीएम का काम भी चल रहा है, अन्य काम भी चल रहे हैं। तो सभी काम तेज़ी से पूरे करने के हमने निर्देश दिए हैं कि जिससे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर काम हो। साथ ही साथ यात्रा का भी जायज़ा लिया है, क्योंकि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। काफ़ी संख्या यात्रियों की पहले से ही अभी यहाँ पर बुकिंग जिस प्रकार से होटलों की, वाहनों की, अन्य जो भी हमारे पर्यटन परिवहन इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनमें जिस प्रकार की जानकारी आई है, सबकी यात्रा अच्छी हो उसके लिए भी उचित प्रबंध करने को क्योंकि प्रधानमंत्री जी कभी भी आ सकते हैं। तो क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और वो निश्चित रूप से उचित समय पर जब भी उनको लगेगा तो जरूर दर्शन के लिए आएंगे।
सर, यात्री अधिक होने की स्थिति में उन्हें ऋषिकेश रोका जा सकता है। ऋषिकेश को आप लोग एक बैकअप प्लान के तौर पे तैयार कर रहे हैं, नहीं, जहाँ वहाँ भोजनाथ पर की व्यवस्था होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी। हाँ, ऋषिकेश चूँकि एक हमारा यात्रा का मुख्य द्वार है और हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं कि वह वहाँ जाकर ऊपर जाकर लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम सारी जानकारी दी, यात्रा को लेकर के कहा कि लगभग तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, जो भी बाकी हैं अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, प्रधानमंत्री को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी है। ऐसे में जिस तरीके से सुगम यात्रा बनाने के लिए सरकार की पहल है और क्या कुछ कड़े कदम या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि जो यात्री अन्य प्रदेशों से जाता है उनको कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा परेशान भी जांच के मामले को लेकर के, जांच के नाम पर परेशान करने को लेकर के ये बड़े मुद्दे हमेशा उठते रहे हैं। इसको लेकर के अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए योगेश जी, बात करें चारधाम यात्रा के शुरू होने को लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही हैं। लंबे कोरोना काल के बाद मौका है उनसे कहीं ना कहीं यहाँ पर काम किया जाता है और पूरी तरीके से कहा जाएगा सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, अधिकारियों को निर्देश किया जा चुका है कि किसी प्रकार की यात्रियों को यहाँ पर दिक्कतें ना हो और पूरी तरीके से यहाँ पर जो यात्री हैं वो यहाँ पर सही तरीके से आ सके। पूरी दुनिया की बात करें, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की छवि कहीं ना कहीं दिखाता है, तो ये चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाना सरकार के लिए एक बेहद ही यहाँ पर बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को यहाँ पूरा करने के लिए पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर तत्पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे उत्तराखंड से। तो जिस तरीके से पीएम मोदी के दौरे को लेकर के भी जानकारी दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हो सकता है। और अब रुख करेंगे मुंबई का। 100 करोड़ की वसूली मामले में इन दिनों जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस आरोप की जांच के लिए गठित चांदीवाल आयोग ने देशमुख को क्लीन चिट दे दी है। महाविकास अघाड़ी सरकार ने देशमुख पर लगे आरोप की जांच के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल की एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। चांदीवाल आयोग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनके आधिकारिक निवास वर्षा पर 201 पेज की यह रिपोर्ट सौंप दी है। इस मौके पर गृह मंत्री दिलीप वालसे व मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस रिपोर्ट में पूर्व गृह मंत्री देशमुख को क्लीन चिट दिए जाने की बात कही गई है। चांदीवाल आयोग को 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था, लेकिन इसकी समय सीमा इस साल 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। चांदीवाल आयोग ने करीब 80 से अधिक बैठकों के दौरान जांच के तहत पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह, बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के अलावा अन्य कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें भी की हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार मानसून सत्र के दौरान राज्य विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखेगी। देखिए, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन उसमें तथ्य नहीं था आरोप में, ये पहले से हम बोल रहे हैं। चांदीवाला कमीशन का रिपोर्ट जब लोगों के सामने आ जाएगा तब उसमें बात करूंगा। लेकिन चाहे अनिल देशमुख जी हो, चाहे हमारे नवाब मालिक जी हो, हम सब हमारे ऊपर राजकीय दबाव से एक्शन हो रही है। को क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है। चांदीवाल आयोग ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कहीं ना कहीं क्लीन चिट का जिक्र किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर तमाम सारे आरोप लगे थे। उन आरोपों को लेकर के सरकार की तरफ से एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसको 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। और
इसकी समयावधि 30 अप्रैल तक हालांकि बाद में बढ़ा दी गई थी और अब इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दी गई है। चांदीवाल आयोग ने इस रिपोर्ट को सौंप दिया है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जो जांच के लिए टीम गठित हुई थी, उसके अनुसार कहीं न कहीं पूर्व गृह मंत्री देशमुख को क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है। तो और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के भ्रष्टाचार के लगे आरोपों को जांच के लिए जिस तरीके से एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग की ने अब मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या कुछ अपडेट है, इसी अपडेट को लेकर के ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए जरूर राहत भरी खबर है। हालांकि राहत और तब उन्हें मिलेगी जब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो आयोग की रिपोर्ट है उस पर अपना फैसला सुनाएंगे। फिलहाल आयोग द्वारा कहा गया है कि यह विधानसभा में भी बातें उठाई जाए। इसके अलावा कैबिनेट के साथ मीटिंग में बैठकर इस फैसला को कहीं न कहीं सराहनीय कहा जाएगा और एक फैसला और लिया जाएगा कि क्या पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो अब जेल में बंद है, क्या उनको वापस गृह मंत्री पद मिलता है या नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से चुनाव चांदीवाल आयोग ने करीब 6 महीने का वक्त मांगा था इस रिपोर्ट सौंपने के लिए, उसमें अब रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि अनिल देशमुख जो है कहीं न कहीं निर्दोष है, क्योंकि जो आरोप लगाया गया है उस आरोपों के तहत कोई सबूत नहीं मिले हैं। यानी कि इस आरोप का खंडन करते हुए आयोग ने 201 पेज की रिपोर्ट सौंपी है, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर और गृह मंत्री अनिल दिलीप वळसे पाटिल के सामने सौंपी गई। तो जाहिर तौर पर एक कहीं न कहीं महाराष्ट्र राज्य के लिए एक बड़ी खबर है, विरोधियों के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा तमाचा है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मामले को लेकर के ये माना जा रहा है कि सदन की कार्यवाही के दौरान भी इस पूरे मुद्दे को उठाया जाएगा और आपने खुद कहा कि विपक्ष के मुंह पर एक ये बड़ा तमाचा होगा कहीं ना कहीं, क्या लगता है कि इस आयोग की जो गठन हुआ था और जो जांच रिपोर्ट आएगी और उस आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट होगा विपक्ष? बिल्कुल, देखिए, ये हाई कोर्ट के पूर्व जज को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनको आयोग में एक अध्यक्ष बनाया गया था, उनकी अध्यक्षता में यह पूरी जांच की गई है। जाहिर तौर पर चांदीवाल आयोग को सभी लोग मानते हैं और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के अधीन है। इस तरह की बातें अगर वो रिपोर्ट देते हैं कि वह सबूत नहीं है। देखिए, दूसरी बातें भी सामने एक पॉइंट सामने आया है, क्योंकि परमवीर सिंह ने जो 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया था, तो परमवीर सिंह ने खुद मुंबई हाई कोर्ट में सामने कहा था कि उस
आरोप के तहत उनके पास कोई सबूत नहीं है। उनके वकील ने भी ये बात कही थी कि सिर्फ एक लिखित पेपर मिला, बाकी कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर चांदीवली आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है उसी आधार पर दिया है। जब आप आरोप लगाते हैं और आरोप के आधार पर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो जाहिर तौर पर वह आरोप खंडन होता है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, आरोपों को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को लेकर के तमाम सारी कवायतें लगातार जारी रहती हैं विपक्ष की तरफ से, और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, शिवसेना के नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपनाती रहती है। और ऐसे में अगर इस रिपोर्ट में ये जो दावे किए गए थे और उन दावों पर पानी फिरता नजर आएगा रिपोर्ट में, तो कहीं ना कहीं ये जो दावे शिवसेना की तरफ से किए जाते हैं कि सरकार को अस्थिर करने के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तब तो मुहर उस पर लगती नजर आएगी। बिल्कुल योगेश जी, देखिए बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया था। एक राज्य के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया था कि गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली पुलिस विभाग में करवाता है और हर साल करवाता है। ऐसे में कई अधिकारियों का नाम भी सामने आया था, जिसमें परमवीर सिंह पूर्व आयुक्त का जो कुर्सी भी चली गई थी, उन्हें हटा दिया गया था। तो इसके बाद इस पूरे मामले में 80 से ज्यादा बैठकें की गई है, जिसमें कई लोगों का जो बयान दर्ज किया है, जिसमें खुद पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह के अलावा नवाब मलिक और सचिन वाजे का आरोप का जो है बयान दर्ज किया गया था, जिसमें सचिन वाजे को जो है मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। तो कहीं न कहीं पूरे महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई थी। हालांकि विपक्ष बिल्कुल गंभीरता से ये आरोप लगा रहा था कि किस तरह से वसूली सरकार, आज भी विपक्ष के तमाम नेता जो है कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में बैठे कई नेताओं को वसूली सरकार के नाम से पुकारते हैं। तो कहीं न कहीं ये बड़ा धब्बा था महाराष्ट्र सरकार पर। लेकिन जिस तरह से आयोग ने रिपोर्ट दी है, चाहे तो महाराष्ट्र सरकार को जरूर राहत मिलेगी। अब इस पूरे मामले में जब मुख्यमंत्री अपना बयान देंगे तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि अनिल देशमुख की ऊपर जो आरोप लगे हैं वो खंडित होते हुए उनको पूर्वतः जो है मंत्री पद वापस दिया जाएगा। नहीं सत्यप्रकाश, सवाल मेरा दरअसल ये था कि जिस तरीके से अब इन आरोपों का खंडन अगर हो जाता है और ये निर्दोष पाए जाते हैं, तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगाए जा रहे थे शिवसेना की तरफ से, वो सही साबित होते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए विधानसभा में भी ये आवाज उठाई गई थी कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार में बैठे मंत्री 100 करोड़ की वसूली करवाते हैं। अब वापस विधानसभा में चुनाव चांदीवली आयोग को लेकर जब महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम नेता बैठेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तो जाहिर तौर पर विपक्ष में बैठी देवेंद्र सरकार को कहीं न कहीं पीछे हटना पड़ेगा या मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तो कहीं न कहीं ये महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ी राहत है और आने वाले समय में इसका जवाब भी जो है कहीं न कहीं विपक्ष को दिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई से संवाददाता। और रुख करेंगे अब इस बीच अगली खबर का। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई है कि सर्वोच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को बहाल करेगा और इसे हटाने के बाद प्रदेश में लागू किए गए सभी कानूनों को पलट देगा। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एक राज्य के कानूनी का और संवैधानिक विशेष दर्जे को छीनकर उसे 2 भागों में बांट दिया गया है, उसे अधिकार विहीन बना दिया गया है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट को मामले को सूचीबद्ध करने में 3 साल लग गए। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न केवल अनुच्छेद 370 को फिर बहाल करेगा, बल्कि इसे हटाने के बाद यहां लागू किए गए सभी अवैध कानूनों को भी पलट देगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से अभी महबूबा मुफ्ती को उम्मीदें जगी हैं और सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद उन्होंने जताई है कि अभी भी जिस तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर के जम्मू कश्मीर को लेकर के लगातार ये लोग मांग उठाते रहे हैं, ऐसे में और हालांकि यहाँ पर एक सवाल भी उठाया गया है, कहा यह गया है कि 3 साल लग गए इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने में। तो क्या वास्तव में महबूबा मुफ्ती जिस उम्मीदों पर कायम नजर आ रही हैं, उन उम्मीदों को लेकर के आने वाले समय में वो अपनी सियासी राजनीति की रोटियां सेक पाएंगी क्या? ये मैं बता दूं कि इस पर रोटियां पहले से सेक रही हैं महबूबा मुफ्ती। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में
ये मामला गया है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती कश्मीर में अपनी भरपूर रोटियां सेकेंगी। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस पर जो है सुनवाई होगी। तो कहा जाए तो महबूबा मुफ्ती को एक उम्मीद जगी है कि अब जो है 370 जिस प्रकार से हटाई गई है उसको फिर से बहाल किया जाएगा। लेकिन इसमें कई पेच हैं। जिस प्रकार से कहा जाए कि जो साइन हुए थे उसमें यही कहा गया था महाराजा हरि सिंह की तरफ से कि ये एक समयबद्ध तरीके से अपने आप हटता जाएगा। तो अभी इसमें बहुत सी पेचीदा चीजें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो उस पर बहस होगी और लगता नहीं है कि 370 की बहाली फिलहाल हो पाएगी, क्योंकि लोग जो हैं खास करके कहा जाए कि परिसीमन की महबूबा मुफ्ती ने बात की है। और वहीं जो वरिष्ठ वकील हैं कांग्रेस के बड़े कहा जाए गृह मंत्री भी रह चुके हैं पी चिदम्बरम ने, उन्होंने भी कहा है कि विधानसभा सीटों के परिसीमन का जो है उस पर जल्द सुनवाई की मांग भी उन्होंने इस दौरान वहां की है। हालांकि वरिष्ठ वकील जो है शेखर नाफड़े, उन्होंने ये केस इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो अब एक उम्मीद जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं, खास करके महबूबा मुफ्ती हो या फिर एमसी हो या पीपल कॉन्फ्रेंस हो या और भी पार्टियां जो हैं, वो उनको उम्मीद जगी है कि अब 370 पर सुनवाई होगी तो इसमें कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा। कश्मीर के लोगों को जिस प्रकार से शुरू से वो कहते आ रहे हैं, जब से 370 हटी है उसके बाद से लगातार कहते आ रहे हैं कि इसकी बहाली होनी चाहिए, उसी को लेकर इन्होंने गुपकार गठबंधन जो है वो बनाया था। हालांकि उसमें भी बाद में दरार पड़ती नजर आई। कांग्रेस के कई नेता जो हैं इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। लेकिन इस कहा जाए तो महबूबा मुफ्ती को इस पर कहीं ना कहीं जो है एक उम्मीद जरूर जगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे जम्मू कश्मीर से संवाददाता। तो जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय पर अब मुफ्ती की उम्मीदें टिकी हुई हैं। और राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।